हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क हो या क्रिकेट मैच, नवाज ही बचाता है। वॉचिंग हसन नवाज प्ले आफ्टर वॉचिंग बाबर एंड रिजवान इज लाइक वॉचिंग मरियम नवाज गवर्न आफ्टर वॉचिंग उस्मान बुजदार। लोगों ने बोला बहुत पटवारी गवर्नमेंट आ गई है। नवाज शरीफ ने अपने बेटे को टीम में डाल दिया। 0-0 पे आउट हुए हैं, लेकिन हसन नवाज ने सेंचुरी मार दी है। समबडी हुज बीन क्राइंग अबाउट इंटेंट एज अ बाबर हेटर, हाउ हैप्पी आर यू टुडे? अहमद शहजाद, आई मीन सॉरी, उजैर यूनुस। कदम बढ़ाओ हसन नवाज, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मेरा नारा है। देखें, इंटेंट जब आई और आपने जो है टीम में यंग ब्लड रिक्रूट किया तो लोग बड़ा, आई सॉ योर वीडियो एज वेल के क्रिटिसिज्म 2 मैच बाद शुरू हो गया था। आई डिसएग्रीड विद दैट कि भाई अगर इस तरह खेलना है तो फेलियर्स होंगे, बट नाउ वी नो कि देयर इज some intent and capacity to execute on intent as well. तो fantastic win. एंड अगेन ये नहीं है कि ये एक जीत के बाद अब सारे जीतना शुरू कर देंगे, फिर हारेंगे, फिर 60-70 पे ऑल आउट होंगे, बिकॉज दीज गाइज आर लर्निंग हाउ टू प्ले at that level with that intensity. But this is the way to go and play modern cricket. So I'm very happy to see कि हसन नवाज performed और उन्होंने कदम बढ़ाया और हम उनके साथ हैं। आपने मैच देखा? मैंने हाइलाइट्स देखी हैं थोड़ी सी, मैच तो नहीं देखा। ग्राउंड वैसे बहुत छोटा था। आई थिंक हमारी बॉलिंग को भी क्रेडिट देना चाहिए कि इस ग्राउंड पे 240-250 होने वाला ग्राउंड था। वो जो हमने कंसिस्टेंटली विकेट्स लिए हैं, उसकी वजह से वी मैनेज टू रिस्ट्रिक्ट न्यूजीलैंड टू 200। तो पॉजिटिव इंटेंट का ये फायदा होता है कि अगर एक छोटा ग्राउंड है तो मिस हिट्स भी वर गोइंग फॉर सिक्सेस। तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव एंड कांग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान फॉर बीइंग ब्रेव टुडे। या दे शुड बी प्लेइंग ब्रेव क्रिकेट एंड आई होप के मैनेजमेंट जो है और जो उनके ऊपर मैनेजमेंट है वो थोड़ा बहादुरी वो भी दिखाएं कि आपने क्रिटिसिज्म में नहीं आना। गिव देम स्पेस टू प्ले मॉडर्न क्रिकेट इन द मॉडर्न वे। दे विल गेट आउट, दे विल फेल, बट दिस इज द वे टू गो। हमेशा हम लोग इस फन स्टार्ट करते हैं, फिर फौरन सीरियस हो जाते हैं। तो उज़ैर यूनुस, आप बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं, तारीख पढ़ते हैं, तो ये हार्ड स्टेट क्या होता है? एक तो वो होता है जो मैं 12 बजे से 4 बजे तक में होता हूँ, बट मुल्कों के जब लिहाज आप से प्लेन प्लेन की वीडियोस क्रैशिंग की देख रहे होते हैं, लास्ट वीक हमें पता चल गया आप 12 बजे से 4 बजे तक क्या करते हैं रात को। हाँ, पहले प्लेन क्रैश देखता हूँ, फिर प्लेन क्रैश होता है। ट्रक उलट जाते हैं पाकिस्तान में, तो ये कहा जाता है। आप सर, ये हार्ड स्टेट क्या होता है ज़रा बताएँ? एक किताब पढ़ी थी मैंने, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। तो हार्ड ये कंट्री हार्ड इज अ मस्ट रीड। हार्ड जी, कंट्री इज अ जी। मस्ट रीड बुक। अगर आप किसी ने नहीं पढ़ी तो उसे हुँ, जरूर पढ़ें। हार्ड स्टेट आई थिंक अब उसकी तशरीह हम कर सकते हैं क्योंकि पूरा ट्रांसक्रिप्ट तो है नहीं कि क्या कॉन्टेक्स्ट में बात की गई, बट एवरीवनस टॉकिंग अबाउट कि सॉफ्ट स्टेट नहीं हार्ड स्टेट होना चाहिए। अगर हार्ड स्टेट का जो है वो रेफरेंस ये है कि ऐसे कवानीन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एजाज सैयद ने भी इस पे हुँ, बात की, एक दो और लोगों ने, नजम सेठी ने बात की कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारत जो है वो कश्मीर में टेररिस्ट को उठाता है तो वहाँ बड़े सख्त कवानीन है और वहाँ पे नजम सेठी के मुताबिक इतना शोर नहीं मचता जितना पाकिस्तान में शोर मचता है कि ये कहाँ गए लोग वगैरह, क्योंकि वहाँ कानून है एफ्सपा का। वो रेफर कर रहे थे, अगर किसी को हुँ। नहीं मालूम तो गूगल कर ले एफ्सपा क्या कानून है और उसके अंदर इंडिया को क्या क्या इजाज़त है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीर में। तो एक तरह से उनका पर्सपेक्टिव था कि मे बी बलूचिस्तान में, मेरा रीड ये है कि एफ्सपा होना चाहिए कि आप लोगों को उठाएं तो फिर एक कानून है बड़ा सख्त सा और उस पर फिर आप उनको कोट अनकोट डिसअपियर नहीं कह सकते। नंबर एक। नंबर दो, जो मुझे लगा वो अगेन कवर हुआ कि तमाम केसेस ऐसे लोगों के वो फिर मिलिट्री ट्रायल में ही हों। एंड अगेन दिस कॉन्वर्जेशन ऑफ जो कि एपीएस के बाद 2 साल के लिए गालिबन अमेंड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के, हुँ। सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री में होगा, मिलिट्री कोर्ट्स में। तो अब बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में शायद लागू किया जाए टू मेक पाकिस्तान अ हार्ड स्टेट फॉर मिलिट्री ट्रायल्स। अगेन एट द एंड ऑफ द डे मेरी रीड ये है कि आर्मी चीफ का व्यू है कि कवानीन और सख्त होने चाहिए फ़ौज के लिए और जगह होनी चाहिए ऑपरेट करने के लिए बलूचिस्तान में। वो जिसको चाहें उठा लें, जिसको चाहे प्रोसिक्यूट करें मिलिट्री ट्रायल में फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव कोट अनकोट टेररिस्ट्स। एंड अगेन उन्होंने कहा कि कोई 5,000 दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा में और 2,500 बलूचिस्तान में हैं। अली अमीन गंडापुर ने गालिबन कॉन्ट्रडिक्ट किया इस बात को रिसेंटली पब्लिकली और कहा है कि कोई 30,000
गुड तालिबान जो हैं वो अब बैड तालिबान हो गए हैं, तो हमें उनसे बात करनी चाहिए. तो अगेन दैट कॉन्ट्रडिक्शन स्टैंड्स बोथ इन पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान. दैट्स माय रीड ऑफ दिस. इस पे हम काफी डिस्कस कर चुके हैं रफीउल्लाह काकड़ के साथ. आई थिंक वी डिड द डेफिनेटिव पॉडकास्ट और ही इज द नंबर वन वॉइस ऑन बलूचिस्तान. वो आपको सारे मसले मसाइल समझा देंगे. अभी रात को सरदार अख्तर मैंगल भी आ रहे हैं, तो उनसे भी हम ये डिस्कस करेंगे. तो असल बलूचिस्तान का इशू क्या है उसकी तो हम डिटेल में जाते हैं. पर आपने अगर हैदर मूवी भी देखी हो, उसमें उन्होंने एस्पा और चुतपा का बहुत एक अच्छा एनालॉजी बनाकर उस लॉ को ब्रेक डाउन किया था. तो उज़ैर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, कानून हो ना हो, इसी तरह तो बलूचिस्तान को गवर्न किया जा रहा है. तो अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो अगर उसी चीज़ को कानून का कवर दे दिया जाएगा, या अगर हम पंजाब और सिंध की बात करें, जहाँ कोशिश होती है कि कानूनी कार्रवाई कर कर यही हरकतें किए जाएँ, इवन अगर वो कवर हो. हम आते हैं अभी रफ्तार के जो फाउंडर हैं, उनके साथ क्या हुआ, कहने को तो वो कानूनी कार्रवाई है. वहाँ भी मसले सॉल्व तो नहीं हो रहे. तो आपकी नज़र में कानून का कवर मिलने से या ये चीज़ें लीगलाइज़ होने से जो ऑलरेडी इल्लीगल तरीके से हो रही हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा? आई थिंक बलूचिस्तान में ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगेन इसकी वजह ये है कि काउंटर इंसर्जेंसी अगर आपने करनी है किसी भी जगह पर, चाहे वो अफ़गानिस्तान और इराक़ में अमेरिका हो, उसकी मेरे प्रोफ़ेसर थे, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है फॉर दोज़ हू वांट टू गेट वॉन्की अबाउट दिस. इट्स कॉल्ड द मरीन्स टेक अंबार. फलूजा की जो कैंपेन थी मरीन्स की, एक बड़ी ब्रूटल कैंपेन थी अगेंस्ट आइसिस. वन ऑफ द कैंपेन जिसने पूरे फलूजा को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था बिकॉज ऑफ द आइसिस प्रेजेंस देयर. तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है इवन इन द बेस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस. बेस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस क्या है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? वो ये है कि जब आप वजीरिस्तान में जाते हैं, आप स्वात में जाते हैं, तो एक तो सोसाइटी आपके पीछे खड़ी होती है एज द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान. दूसरा, वहाँ के अपने लोग तंग आ चुके होते हैं इंसर्जेंट्स के साथ, और वो एक तरह से उनका थ्रेशोल्ड फॉर सैक्रिफाइस बड़ा ज़्यादा होता है. अ मिलियन पीपल IDPs विलिंग टू मूव आउट ऑफ देयर होम्स ओवरनाइट फॉर एग्जांपल, और फिर आप ऑपरेशन करते हैं. अब बलूचिस्तान में मसला ये है कि बलूचिस्तान का शहरी आपके साथ नहीं खड़ा, नंबर एक. तो अगर आपने वहाँ काउंटर इंसर्जेंसी करनी है तो उनका थ्रेशोल्ड नहीं है सैक्रिफाइस करने का, बिकॉज दे सी यू एज ड्राइविंग द प्रॉब्लम. तो पहला तो आपने ये रिजॉल्व करना है. उस पर somebody like सरदार मैंगल वुड हैव अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव ऑन हाउ टू सॉल्व फॉर दैट. दूसरा बड़ा इशू अब पाकिस्तान में ये आ चुका है कि आपकी जो सबसे मकबूल तरीन पार्टी है, सबसे largest party है from a political standpoint, not in parliament, but in terms of the reference it has or the backing it has among the people of Pakistan, as PTI. They're not willing to play ball with you on that, in Khyber Pakhtunkhwa in particular. तो जब आपके पास एक यूनिटी भी ना हो पॉलिटिकल साइड पर, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान जैसे सूबे में आपके पास अवाम साथ खड़ी ना हो, खैबर पख्तूनख्वा में PTM चल रहा हो, PTI के लोग दूसरी तरफ खड़े हों, तो काउंटर इंसर्जेंसी चल नहीं सकती इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर. और अगेन असल इशू पॉलिटिकल है, उसको आपने पहले सॉल्व करना है बिफोर यू इवन गो डाउन द पाथ ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी इन दिस केस. देखिए उज़ैर, मैं तो थोड़ा जाहिल आदमी हूँ, मुझे तो ये चीज़ें समझ नहीं आती. तो अगर ये कानून चाह रहे हैं, तो हम तो कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये कानून है, तो बलूचिस्तान तो हमने ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ. तो ये कानून जिनको हम इंडिया लगाएँ तो ऑक्यूपेशन कहते हैं, फिर हम कहते हैं हमें वही कानून चाहिए. तो अगेन मैं थोड़ा जाहिल आदमी हूँ, तो मुझे तो ये आई चीज़ थिंक समझ नहीं उसका आई. अगर पाकिस्तानी स्टेट का रिस्पांस उस पर बड़ा सिंपल सा है, जो क्योंकि ये पॉइंट मैं प्राइवेटली कुछ लोगों के साथ रेस कर चुका हूँ जो कि हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा रह चुके हैं. उनका बड़ा सिंपल सा पॉइंट होता है कि कश्मीर जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं जो कि मानता है कि ये ऑक्यूपाइड कश्मीर है. उस पर वो ऑफ कोर्स भूल जाते हैं फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव दैट ऑक्यूपाइड कश्मीर इज ऑल्सो ऑन द पाकिस्तानी साइड पर द UNSC रेजोल्यूशंस एज वेल. बट एक तो उनका पुशबैक ये होता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सॉवरेन टेरिटरी है, और क्योंकि कश्मीर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है और ऑक्यूपाइड लैंड है, तो उसके ऊपर criticism is very different than that of Balochistan. That's their view. I'm not saying I agree with that, but that's the pushback they would give you. ये बात तो सही है, बट हमें ऑक्यूपेशन लेवल लॉज जरूर चाहिए. Yes, that is what the army chief implies to be saying per the coverage. अब हमें नहीं पता कि उन्होंने exact context में क्या उन्हें और कवानीन चाहिए, बट मैं नहीं समझता कि अगर आप सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना शुरू कर दें तो उससे आपको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा बलूचिस्तान में. बट दिस इज द पाथ दे वांट टू गो डाउन. हम अगर हमारे कहें कि हमारे जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन
अगेन हमारे मैट्रिक्स के हिसाब से वो ज़रबे अज़्ब था, उसमें हमने कार्ट ब्लांच अथॉरिटी भी दी, उसमें अवाम ने भी सैक्रिफाइस किया, वो बाहर निकले, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स भी बने। क्या टेररिज़्म का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नहीं। किसने किया? कौन वापस लेकर आया? किसने रिहैबिलिटेट किया? किसने टीटीपी पुलिस को भी रिपोर्टेडली मना किया गया कि टीटीपी के खिलाफ आपने कुछ नहीं करना। तो सक्सेस जो हमारे लिहाज से सबसे सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन रहा है, उसके नतीजे में भी अगर हम टेररिज़्म नहीं ख़त्म कर सके, इसमें अगर हम सियासत आ जाएँ थोड़ी चलें, मुझे तो लोग समझते हैं कि पीटीआई मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। तो उज़ैर आप अपनी राय दें कि चलें पहले इसके कर लेते हैं कि बॉयकॉट करना आपकी नज़र में मेरी नज़र में तो बिल्कुल गलत था। मुहित पीरज़ादा ने भी बोला कि बहुत अच्छा किया पीटीआई ने फाइनली सम स्पाइन दिखाई और बोला जब तक हमें इमरान खान से मिलने नहीं देंगे हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे एज़ चीफ मिनिस्टर। अली अमीन गंडापुर ने ज़रूर अटेंड की। मेरे लिहाज़ में तो ये गलती थी और जो रिपोर्ट किया जा रहा है एजाज़ सैयद हों, नजम सेठी हों, बोलें कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, वो हक में थी अटेंड करने के। लेकिन जब वोट करवाया गया तो बाकी मेंबर्स ने बोला कि नहीं, लोग मुझे गालियाँ देते हैं जब मैं कहता हूँ पीटीआई एक पार्टी नहीं है, एक ही इंसान है। तो वो एक ही इंसान, तो अगर हम इमरान खान से मिलने नहीं देंगे तो फिर हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं दे नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग भी नहीं अटेंड करेंगे, पार्लियामेंट में भी कुछ नहीं होने देंगे, आईएमएफ को भी नहीं आने देंगे। बचकाना लगता है मुझे ऑब्वियसली स्टेट की तरफ से भी बचकानापन है। मिलने दो भाई क्या मसला है, लॉयर्स को मिलने दो। सो स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस जो इमरान खान ने बोला था, वही आपको दोनों तरफ नज़र आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ पीटीआई's डिसीजन टू नॉट अटेंड? आई थिंक दे शुड हैव जॉइन एंड या अगेन रीजन उसकी बड़ी सिंपल है कि अगर आपका कोर मसला इस वक्त क्या है, कोर मसला पीटीआई का ये है कि जीएचक्यू और एंड द टॉप मैन इन जीएचक्यू जनरल आसिम मुनीर आपको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं। वेरियस रीजंस, आप अग्री करें या ना करें, दिस इज देयर पर्सपेक्टिव। अब अगर आपने रिहैबिलिटेट अपने आप को करना है, आपने प्रोटेस्ट ट्राई कर लिया, आपने जो है इलेक्शन में मोबिलाइज ट्राई कर लिया, आपसे इलेक्शन चोरी किया गया, नो डाउट अबाउट इट। आपने जो है वो धरने देने की कोशिश की, आप पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंडेमनेबल रिप्रेशन हुई, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। तो अब आपके पास तरीका क्या बाकी है? तरीका ये बाकी है कि आप किसी ना किसी तरह उस इनर सर्कल ऑफ जनरल्स के अंदर जो कि जनरल मुनीर के आसपास बैठते हैं, उनको कन्विंस करें कि यू आर अ सीरियस प्लेयर हु थिंक्स सीरियसली अबाउट सीरियस इश्यूज कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान, ऑफ विच दिस इज अ बिग वन। तो अगर आपने ये काम करना है, फॉर एग्जांपल अगले कुछ महीनों के अंदर आपने ये टर्न अराउंड करना है उनके जहन का, और अपना पर्सपेक्टिव उनको दिखाना है, तो इट मेक्स सेंस फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक एंड रैशनल पर्सपेक्टिव कि आप इस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बने और आप पॉजिटिवली बात करें इस इशू के ऊपर। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि आप कहें सर आपका विजन बड़ा जबरदस्त है, आप एमल वली खान की तरह बात कर सकते हैं उस दैट्स व्हाट आई वाज़ कॉन्वर्जेशन थिंकिंग में, एज़ फॉर वेल। एग्जांपल, राइट? लेकिन आप शो करें कि यू आर विलिंग एंड सीरियस अबाउट engaging on this issue, confronting Pakistan within the contours of a system that is not fair, that is repressive against you, that is doing all sorts of evil things. But this is your way to start that process of changing perceptions within the GHQ about you. तो जब आप ये नहीं करते तो आप सिर्फ और सिर्फ उस बात को रीइंफोर्स कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी उनके जहन में मौजूद है कि आप एक सीरियस एक्टर नहीं है। ना सिर्फ आप एक सीरियस एक्टर नहीं है, बल्कि आप एक थ्रेट हैं पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए, जो कि उनका पर्सपेक्टिव है। गलत हो सही हो, दैट्स देयर पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक इट वाज अ बैड डिसीजन बाय द पीटीआई कि पहले तो आपने काम जाएंगे, फिर अगेन आपके ऊपर प्रेशर आया आपकी पार्टी की बेस का और आपने यू टर्न लिया उसके ऊपर। I think it would have the party and its interests and the interests of its constituents would have been better served with the PTI in the room than boycotting this. Again, इसका एक example मैं दे देता हूँ, again historical है and it's not a full analogy, but even colonial India के अंदर एक तरफ जब महात्मा गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे होते थे, मार्चेस कर रहे होते थे, सिविल डिसोबीडियंस कर रहे होते थे राज के खिलाफ, उसी साइड पर उसी तरफ कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया के दूसरे लीडर्स हो, मुस्लिम लीग हो, वो इंगेज करते थे राज के साथ पॉलिटिकल स्पेस बनाने के लिए। तो आपने दोनों चीजें करनी होती हैं और ये हमारी तारीख का हिस्सा है सब कॉन्टिनेंट की, तो उससे ही सीख लें कुछ। नहीं, आप इतनी तारीख में जाने की क्या ज़रूरत है? नवाज़ शरीफ जब जेल में थे,
पीएमएलएन एग्जिस्टेड, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि नवाज शरीफ हमें बोलेंगे दिन है तो हम फिर बाहर आके दिन बोलेंगे, अगर रात है तो बाहर आकर रात बोलेंगे। पीएमएलएन मैनेज्ड टू सर्वाइव, थ्राइव, मीट, बी अ पार्ट ऑफ एवरी सिंगल डिस्कशन। इनफैक्ट ख्वाजा आसद ने बोला उस टाइम जब नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग होती थी, इंडिया का थ्रेट था, तो इमरान खान ने बोला कि मैं नहीं मिलूंगा ऑपोजिशन से एज प्राइम मिनिस्टर। तो एज प्राइम मिनिस्टर आप मिलने से तैयार नहीं थे। तो हम तो चले एक परफेक्ट वर्ल्ड ये डिस्कशन कर रहे हैं ना। स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें, फखर दुरानी ने रिपोर्ट किया कि इन प्राइवेट अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी को बोला कि भाई हम टीटीपी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। अगेन ये जराए टाइप खबर है, बट फखर दुरानी एक जर्नलिस्ट है तो ये उनकी खबर है। एएनपी के साथ देखें क्या हुआ। और इमल वली खान का आपने जिक्र किया, इमल वली खान ने रिपोर्टडली बहुत सख्त तल्ख बातें, मिलिट्री ऑपरेशंस की तारीफ, मिलिट्री के मुंह पर जाकर उन्होंने बैठकर ये बातें बोली जो पीटीआई जो कर एक बात सकती कथा थी। कलामी जो एजाज जी। सैयद ने कही, आई दिस स्टूड आउट टू मी पर एजाज, कि उन्होंने कहा कि आज आप कहते हैं कि ये ख्वारजी हाँ, हैं या खवारिज ये हैं। इनसे बात नहीं, हाँ, कल कोई और कल आप आया तो कहेंगे ये वापस जो हैं हमारे हम्म, दोस्त हैं, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हम्म, एएनपी की ये तारीख रह चुकी है कि आपने पहले ऑपरेशन करवाए, फिर उन्हीं से डील कर देते थे और वही डील के बाद वो इनको मारते थे। तो उन्होंने याद एब्सोल्युटली। दिलाया, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें कि पीटीआई जो 2013 के इलेक्शंस में एक चीज काफी नहीं डिस्कस होती कि टीटीपी वाज बॉम्बिंग एएनपी, उनके लीडर्स को मारा जा रहा था उस वक्त। पीटीआई के मैसिव जलसे हो रहे थे। फिर पीटीआई की एक स्ट्रैटेजी रही कि टीटीपी के हम ऑफिसेस खोलेंगे। उससे पहले टीटीपी ने बोला हमारा स्पोक्स पर्सन भी इमरान खान होगा, थैंकफुली इमरान खान ने मना कर दिया। फिर अफगान तालिबान की जब गवर्नमेंट आई तो फिर पीटीआई ने सेलिब्रेट किया वहां पर। तो ये जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस रही है कि भाई हमें ना मारो, हम ये नहीं कह रहे कि इत्तेहादी हैं, पर टीटीपी के खिलाफ हमने नहीं जाना। चले आप कहें कि नेक नियति से कर रहे हैं, इमरान खान की ये फिलॉसफी है। अब जब ये डिस्कशन हो रहा है कि क्रॉस बॉर्डर भी हम करेंगे, अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान में टेररिज्म भी कर रही है, तो जो पीटीआई की पॉलिटिक्स रही है पिछले 10-12 साल खैबर पख्तूनख्वा में, उसको दफन तो नहीं कर सकते पीटीआई बाय गोइंग एंड साइनिंग ऑफ ऑन दिस। आई थिंक दफन कर सकती है शहजाद। अगेन दिस इज द मैजिक ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर्स लाइक इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप, एर्दोगान, जिसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। वो ये है कि वो अपने लोगों को, अपनी बेस को बहुत कुछ चीज़ें बेच सकते हैं अगर वो चाहें तो। क्योंकि एक परसेप्शन होता है कि द लीडर इज़ ऑलवेज राइट। तो मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़ा बैरियर है फॉर देम टू पॉलिटिकली, कि अगर उन्होंने पोजीशन चेंज की तो उनकी पार्टी बेस जो है वो उन्हें अबैंडन कर देगी। आई थिंक ही हैज़ इनफ स्पेस टू कन्विंस एंड कम्युनिकेट टू पीपल कि क्या होना चाहिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक तरह से जो स्ट्रैटेजी बन रही है उसके अंदर एक मॉडरेशन भी वो ला सकते हैं बाय इंगेजिंग ऑन दिस इशू। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम माई परसेप्शन, जो मेन इशू है ना लेकिन इसके अंदर, वो ये है कि खान साहब का एक जो व्यू है बड़े सालों से, वो अभी भी किसी ने दोहराया उनकी पार्टी का, कि आप क्यों चाहते हैं अफगानिस्तान में मुसलमानों के साथ लड़ाई करने में, आप उनसे बातचीत करके मसला हल करें। तो ये जो एक बड़ा सिंपलिस्टिक सा इशू है ना कि सारे मुसलमान जो है उनका इंटरेस्ट एक ही है, चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान हो या टीटीपी हो या कोई और हो, तो हमें उनसे बातचीत करके बात आगे बढ़ानी चाहिए। आई थिंक ये कोर इशू है, क्योंकि इट मिसअंडरस्टैंड्स द आइडियोलॉजी, द गोल्स एंड द स्ट्रेटजी ऑफ द अफगान तालिबान, जो कि एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है जो कि शरिया नाफिज करना चाहती है और उसे एक्सटेंड करना चाहती है इनटू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान सॉवरेन टेरिटरी, एंड दे डोंट रिकग्नाइज योर कॉन्स्टिट्यूशन। जब कोई शख्स पाकिस्तान के आइन को ही नहीं मानता और कहता है हमने अपना एक ऑल्टरनेटिव निज़ाम ला के लगाना है, तो ये बड़ा सिंपलिस्टिक सा पोजीशन हो जाती है कि जी क्योंकि वो मुसलमान हैं और वो हमारे भाई हैं तो हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आई थिंक दैट इज एट द कोर ऑफ द प्रॉब्लम हियर, दैट ही मिसअंडरस्टैंड्स द इशू एट हार्ट। मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि इतना सिंपलिस्टिक नोशन है। इमरान खान को समझ में तो आती है जियो पॉलिटिक्स। उनसे जब उइगर मुस्लिम्स का पूछा जाता है तो वो वेल लेफ्ट कर देते हैं कि मुझे तो कुछ पता भी नहीं, क्योंकि उनको पता है वी कांट अफोर्ड एंगरिंग चाइना इन दैट केस। लंदन मेयर का इलेक्शन हो तो वो नहीं मुसलमान सादिक खान है तो मैं इनको सपोर्ट करूंगा, वो नहीं करते। वो जैक गोल्डस्मिथ को सपोर्ट करते हैं। अभी जो ट्रंप की पोजीशन है गाजा पर, उनको पता है ट्रंप से होपफुली उनको रिहा होना था, तो उन्होंने नहीं
ट्रम्प की पोजीशन गाजा पे कुछ बोला, एक ट्वीट नहीं आया एनेक्सेशन पर। व्हाट आई वाज मे बी गेटिंग एट इज द सेफ्टी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, राइट? कि अली अमीन गंडापुर, अगर फखर दुरानी की खबर सच है, प्राइवेट में ही एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो इट्स ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक थिंग, राइट? अगर आप मौलाना फजलुर रहमान से एक एनालॉजी ड्रॉ करें, तो विद इन द पार्टी बेस, उसके बाहर जो समझते हैं लोग अबाउट मौलाना फजलुर रहमान, वो उनकी राय है। बट विकीलीक्स भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, एज फार एज हिज सपोर्टर बेस इज कंसर्न, मौलाना फजलुर रहमान कैन कन्विंस देम ऑफ एनीथिंग। उनका वो है असर व रसूख अपनी सपोर्टर बेस में। लेकिन क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिक्स करते हैं और टीटीपी के खिलाफ उन्होंने बातें बोली हैं, उन पर उनके लीडर्स अटैक होते हैं, मारे जाते हैं, जो हमने पीटीआई के खिलाफ अब तक खैबर पख्तूनख्वा में नहीं देखा। तो उन्होंने ये जो सॉफ्ट स्टांस ऑन टीटीपी लिया है, वो स्ट्रेटेजिकली भी उनके फायदे में जाती है कि एएनपी के लीडर्स कत्ल हों, जेयूआईएफ के लीडर्स कत्ल हों, पीटीआई के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होता, इनफैक्ट पीटीआई के खिलाफ जुल्म हो, तो टीटीपी लेटर्स और नोटिफिकेशंस इशू करती है कि भाई ये गलत हुआ है, हम इसको कंडेम करते हैं। तो उस लिहाज से स्ट्रेटेजिकली टू कीप देमसेल्व्स सेफ एंड टू कीप देमसेल्व्स इन पावर, टू नॉट गो आफ्टर टीटीपी इज इन द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ पीटीआई, ऑब्वियसली, राइट? Yeah, in that sense, it absolutely is. And I think again इसका जो पैरेलल था 2013 का आपने जिक्र किया, वो उस वक्त की शहबाज शरीफ की पंजाब गवर्नमेंट भी कहती थी कि आप यहाँ अटैक ना करें और हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। और ये एक पोजीशन थी पीएमएल नून की भी उस वक्त, टू अवॉइड द ब्लो बैक जो एएनपी की तरफ आ रहा था, पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहा था खैबर पख्तूनख्वा में। तो या आई थिंक देयर इज अ ट्रेजिक हिस्ट्री देयर एज वेल ऑफ पॉलिटिशियंस चूजिंग दैट way out to keep themselves safe and let their enemies be hunted by terrorists. जस्ट बिफोर मूविंग ऑन, ये भी कहा गया जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कि हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी की, विद सजेस्ट कि जनरल फैज की जो अकाउंटेबिलिटी है अब वो होने वाली है और बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ इसमें अपडेट मिलेगी। तो अब जब पाकिस्तान एज अ हार्ड कंट्री की बातें हो रही हैं, तो हो रही वो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान प्रॉपर जिसको कहते हैं, रफ़ीउल्लाह काकड़, बड़े लोगों ने पूछा कि भाई क्या मतलब है? सो रफ़ीउल्लाह काकड़ इसको डिफ़ाइन करते हैं कि साउथ केपी और बलूचिस्तान के अलावा जो पूरा पाकिस्तान है, उसमें सिर्फ़ सियासत नहीं, मीडिया सब कुछ जो है, वो पाकिस्तान प्रॉपर होता है। अब हमने 2 चीज़ें देखी हैं कि रफ़्तार के जो फाउंडर हैं फरहान मलिक, उनको एफआईए ने उठा लिया गया। 3 महीने से एफआईए उनको वार्न कर रही थी, उनकी एक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। उनके लॉयर ने बोला कि पहले उनके खिलाफ 2 केसेस थे जो एफआईए परस्यू कर रही थी, लेकिन अब जो उनको उठाया गया है, वो लगता है कि कोई तीसरी चीज़ है। अब हमारे सामने भी वो नोटिफ़िकेशन आ चुकी है जिसमें पीका के जो कानून लगे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट फॉर प्रमोटिंग एंटी स्टेट कंटेंट। पहले उनको एफआईए बुलाया गया, 4-5 घंटे इंतज़ार करवाया गया, उसके बाद उनको ऑफ़िशियली अरेस्ट कर लिया गया है। अभी जो लेटेस्ट मैं खबर देख रहा था कि फ्राइडे को चीज़ डिले की जा रही है, एफआईआर उनके लॉयर्स को नहीं बताया जा रहा ताकि वो बेल ना ले सकें और ये मामला फिर फ्राइडे से संडे तक चला जाए। हम तो सिर्फ़ कंडेम ही कर सकते हैं इसमें। अगर कोई इंटेल कहें आप उसको या खबर कहें आप उसको, मैं ये आपको दे सकता हूँ कि रफ्तार जब फाउंड हुआ था, वो जुल्फ़ी बुखारी और उनके थ्रू फंडिंग आई थी, उनके जानने वालों के थ्रू फंडिंग आई थी। तो आप कह सकते हैं कि वो एक पीटीआई वाला चैनल था, लेकिन क्योंकि इदारों की तरफ से काफ़ी इन पर प्रेशर पड़ा है, तो वो जो फंडिंग थी पीटीआई के थ्रू या जुल्फ़ी बुखारी के थ्रू आ रही थी, वो इदारों ने, अब मैं आई डोंट नो कितनी खबर दे सकता हूँ क्योंकि मैं आपको सोर्स नहीं बता सकता, मुझे चीज़ें कैसे पता है। वो अपना असर लगाकर ख़त्म कर दी थी, तो वो अब नहीं आप कह सकते कि रफ़्तार पीटीआई फंडेड है या जुल्फ़ी बुखारी फंडेड है। बट या कंडेम ही कर सकते हैं कि यार ये जो क्रैकडाउन कंटिन्यू हो रहा है, और क्या बोल सकते हो सर? या आई थिंक कंडेम ही कर सकते हैं। और अगेन रफ्तार का कंटेंट मैं 1-2 साल से देख रहा हूँ, तो आई वाज़न्ट पेइंग अटेंशन टू देम इन द अर्ली इयर्स। और बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, बैलेंस होता है, और समटाइम्स द डीप डाइव्स आर आल्सो वर्थ लिसनिंग टू। हुँ, तो अगेन एंटी स्टेट लगा देना पीका के अंदर, इट्स कंडेमनेबल। अब उससे ज़्यादा बात करेंगे तो शायद आपके हम और पे मेरे भी। ऊपर भी लग जाए, तो फिर केयरफुल ही रह सकते हैं इस इशू पर। चलें, यहाँ तो हम कह रहे हैं कि कानून लगाया गया है। अहमद नूरानी की केस में तो ना कोई कानून है, जंगल का कानून है। अहमद नूरानी ने स्टोरी दी, ऑब्वियसली उसपे भी कई क्वेश्चन मार्क्स हैं कि लोगों ने बोला गलत रिपोर्ट किया है, डिप्लोमैटिक पासपोर्ट नहीं है, ऑफ़िशियल पासपोर्ट है। अ
उनकी फैमिली की तस्वीरें डालना, ये डालना, इसमें ये भी क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी, किस वजह से दी कि जिस वक़्त हम कह रहे थे जनरल आसिम मुनीर वर्सेस जनरल बाजवा वर्सेस जनरल फैज़ हो रहा था, तो अहमद नूरानी ने जनरल बाजवा के टैक्स रिटर्न्स और वो इन्फॉर्मेशन भी छापी थी। उस वक़्त भी यही सवालिया निशान थे कि रिपोर्टेडली, आर्ग्यूबली कंस्पिरेसी थ्योरी जो भी आप कहें कि क्या जनरल फैज़ की तरफ से आपको ये चीज़ें दी गई हैं टू अंडरमाइन जनरल बाजवा और उसमें आप एक यूज़ हो रहे हैं एक मकसद के लिए, एक एस्टेब्लिशमेंट के धड़े की तरफ से। रिगार्डलेस उन्होंने एक स्टोरी की, आप स्टोरी पे तनकीद करें, आप अहमद नूरानी पे तनकीद करें, आप उसकी आपने जो करना है करें। पर आप उनके घर जाकर रात को उनके भाइयों को उठा लेते हैं, उनकी माँ को हरास करते हैं। एजाज़ सैयद की आँखों में आँसू आ गए थे जब उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनकी माँ की क्या हालत थी। अभी लेटेस्ट खबर ये है कि ईमान मज़ारी कोर्ट में वेट कर रही हैं उनकी माँ के साथ। उनको नहीं बताया जा रहा कि जी, जो उनके भाई हैं अहमद नूरानी के, जिनको उठाया गया है, जिनको अब रिपोर्टेडली टॉर्चर किया गया है। मतलब इस लेवल पे अगर आप उतर जाएँगे तो ब बंदा क्या ही बोल सकता है यार। नो 100% अगेन जो उसका गोल है वो यही है कि आप लोगों को डिटर करें और उनको खौफ में मुब्तला करें कि वो इस तरह की कोई भी क्रिटिकल कवरेज ना करें। एक पॉइंट मैं इस पे ऐड करूंगा कि अगर आपको इस स्टोरी से इतना ही मसला है, तो ये लीक आया है ना कहीं से, इदारे के अंदर से, तो ज़रा उस उन लोगों का भी तो मालूम करें ना जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है इदारे के अंदर से, और असल केस तो उन पे बनता है। क्योंकि अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, वो जैसे भी अहमद ने कवर की वो एक अलग टॉपिक है, बट लीक्स ऑफ दिस नेचर दैट कुड पुट द सिक्योरिटी ऑफ पीपल विद इन द गवर्नमेंट और अराउंड देम एंड देयर फैमिलीज एट रिस्क, उसके आई एम प्रिटी श्योर एंड सम लॉयर्स हु लिसन कैन क्लैरिफाई मी ऑन दिस, बट आई एम प्रिटी श्योर उसके कवानीन मौजूद हैं जो कि इसको फॉरबिड करते हैं। तो अगर आपने एक असल केस करना है तो पहले अपने इदारे के अंदर ही देखें कि ये लीक आ कहाँ से रहे हैं और कौन कर रहा है, उस पे फोकस करें एज अपोज टू हरासिंग, टॉर्चरिंग, ओप्रेसिंग फैमिली मेंबर्स ऑफ अ जर्नलिस्ट दैट यू सीम टू हैव अ प्रॉब्लम विद। हम मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक हार्ड कंट्री होना चाहिए, कानून लाएँ, दूसरी तरफ हम माफिया की तरह ऑपरेट कर रहे हैं कि किसी की खबर से आपको मसला है तो उसकी माँ, भाइयों को आप मारना शुरू कर दें, हरास करना शुरू कर दें। बट उज़ैर क्यों इदारे की तरफ से आएगी? अगर आप एयरपोर्ट पे भी गए हैं, भले आप चीफ ऑफ आर्मी साहब की फैमिली हो, वो कहीं न कहीं स्कैन और रिपोर्ट तो होता ही होगा ना पासपोर्ट, एग्ज़िट विच अगेन स्टैम्प। इज प्राइवेट इंफॉर्मेशन राइट, अगर श्योर, एफआईए स्कैन कर रही है तो किसी ना तो किसी वो इदारे से तो आई है ना लीक। हाँ, ओके। आई मेंट मिलिट्री ज़रूरी थोड़ी वो तो कोई भी नहीं नहीं, एयरपोर्ट मैं ऑफिशियल जो इदारों मैं खड़ा कह हुआ रहा है। हूँ किसी भी मिलिट्री के, हाँ, दैट वाज नॉट व्हाट आई वाज रिफरिंग ओके, टू, आई वाज रिफरिंग टू अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इट कुड बी एनी गवर्नमेंट एब्सोल्यूटली। इंस्टीट्यूशन। तो न्यूज़ रैप अप करते हैं, हमेशा हमारी डीप डाइव बहुत लंबी हो जाती है और आज हमारे पास बहुत सारी खबरें थी। तो नोशकी में फिर बीएलए ने एक ऑपरेशन किया था, बिल्कुल ही जाफ़र एक्सप्रेस के फ़ौरन बाद। हमने पिछली एपिसोड में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या चल रहा है और बलूचिस्तान को हमने बहुत एक्सटेंसिवली इस हफ्ते कवर किया है। बट नोशकी वाला एक बड़ा हमला था और बीएलए का जो एक मिलिट्री व्हीकल्स के ऊपर हुआ। बीएलए तो क्लेम क्लेम कर रही है कि 90 सोल्जर्स को हमने कत्ल कर दिया है, उनको शहीद कर दिया है इसमें एंड इट्स जस्ट एस्केलेटिंग वायलेंस इन बलूचिस्तान एवरी सिंगल डे। एनीथिंग टू ऐड उज़ैर? आई थिंक व्हाट आई वुड ऐड हियर इज कि ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड अटैक था जिसमें पर द स्टोरी इन द डिप्लोमैट व्हिच पीपल शुड रीड एंड वी कैन लिंक टू इट, एक सुसाइड अटैक था और उसके बाद जो एलीट उनका कमांडो यूनिट है उसने फायरिंग की, तो इट वाज अ वेरी कोऑर्डिनेटेड एंड वेल थॉट थ्रू अटैक व्हिच अगेन पॉइंट्स टू बीएलए's इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन, जो कि एक बड़ी डेंजरस चीज़ है। इंडियन मीडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान मीडिया में इतनी नहीं हुई। एजाज सैयद ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि हाफिज सईद को जेहलम में टारगेट किया गया है। रॉ ने रिपोर्टेडली उनके जो नेफ्यू हैं फैसल नदीम एके जो उनका एलियस है अबू कत्ल, उनका कत्ल कर दिया गया है। एनी मोर इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव ऑन दिस उज़ैर? नो मोर इन्फॉर्मेशन, बट ये एक पैटर्न है पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है कि टारगेटेड असैसिनेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि एंड अगेन आई वाजंट एबल टू कंफर्म इट कि जो जिसको मारा गया वो एक काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन था क्योंकि ही वाज अ लीक और अ मोल और एन एजेंट। तो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी ये कभी क्लैरिफाई नहीं होगी। ये जो लोग हुँ। इस ग्रुप्स के इर्द गिर्द ज़्यादा काउंटर इंटेल काम करते हैं उन्हें ही सिर्फ सच्चाई पता होगी, लेकिन ये एक प्रोसेस है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है पाकिस्तान के अंदर असैसिनेशंस का।
इजराइल रिज्यूम्स द बॉम्बिंग ऑफ गाजा। कहीं रिपोर्ट किया जा रहा है कि अब टू 400 बच्चे मार दिए हैं फिर से इजराइल ने। हम महीनों से तनकीद कंडेम, क्या आप और कर सकते हैं? कार्ड ब्लांच रिपोर्टेडली नेतन्याहू ने ऑल क्लियर यूएस से लिया बिफोर डूइंग दिस। तो सीज फायर जो ब्रीफली सेलिब्रेट की जा रही थी, रमज़ान का महीना है, ईद आने वाली है, ये कर रही है इजराइल और फिर इल्ज़ाम लगा रही है कि हमास ने सीज फायर तोड़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, इजराइल ने तोड़ा, बॉम्बिंग की। जो लोग वहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद थे उन्होंने बोला जो हाइट ऑफ द वॉर थी, जिसमें हमने जिस तरह की इंजरीज देखी उसी तरह की इंजरीज, उसी तरह की बच्चों की लाशें हमने देखी हैं। Hamas is open for talks, but this is what Israel continues to do in Gaza and has complete impunity to do this, unfortunately. Yeah, I think and that ceasefire round initially is over और I think अमेरिका की तरफ से एक और जो मसला आया है वो ये कि जो मेन ऑनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ जिन्होंने पहली भी ceasefire नेगोशिएट की थी, he's been busy with Ukraine over the last few weeks. तो वो एक फोकस ऑफ अटेंशन भी हटा है। जहाँ तक मैंने सुना है एक इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये थी कि पहले जो हुथीस पे अटैक हुआ अमेरिका की तरफ से, उसके बाद इसराइल ने हमास में गाजा में बमबारी शुरू की। इसका एक पोटेंशियल कवरेज जो पूरी इनसाइड स्टोरी तो आई नहीं है, बट आई वाज टॉकिंग टू अ कपल ऑफ पीपल, वो ये था कि कतर के अंदर एक डिटर्मिनेशन थी कि अगले राउंड के लिए जो हमास की पॉलिटिकल फोर्स है दोहा के अंदर, वो आगे बढ़ने के लिए राज़ी नहीं है क्योंकि उनका जो मिलिट्री विंग है गजा के अंदर वो राज़ी नहीं था, जिसकी वजह से फिर कतरियों ने अपेरेंटली सिग्नल दिया अमेरिका को कि वेयर एट अ स्टैंड ऑफ, और उसके बाद ये डिसीजन हुआ। तो देयर वाज आल्सो दिस कंपीटिंग परसेप्शन के द पॉलिटिकल साइड ऑफ हमास जो कि ओपन फॉर टॉक्स हैं दोहा, they failed to get the needle moving on the next round with their military wing in Gaza. पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से उज़ैर का एनालिसिस, मेरा एनालिसिस, हमारे गेस्ट का एनालिसिस यही रहा है कि भई जो मुल्क होते हैं वो अपने मुल्क की मफादात में एक्ट करते हैं, पर्सनल दोस्तियों में नहीं करते। लेकिन जो लोग ख्वाहिशात को एज़ एनालिसिस बेच रहे होते थे, उन्होंने बोला बट ट्रम्प आएगा, वादा है अक्टूबर में, वादा है नवंबर में बाहर, वादा है जनवरी 6 से पहले हो जाएगा। सबने वादे किए, कुछ भी नहीं हुआ। अब लेटेस्ट इसमें पॉइंटेड सवाल इमरान खान के बारे में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया और उन्होंने फिर से इस सवाल को वेल लेफ्ट कर दिया। Well, what I can tell you, as I've just noted about Turkey, is I'm not going to comment on the internal frameworks of another country. I do know that, what's it been, 8 weeks? President Trump's been here 8 weeks? Yes. And it's a lot's going on, right? Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House, but I do think that President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe, and that's been evidenced by our actions. So, thank you, sir. Yes. Clearly, Imran Khan is not a priority for this Trump administration, जो हम आप लोगों को बता रहे थे और हमें गालियां दी जा रही थी इस पर, उन लोगों को सेलिब्रेट किया जा रहा था जो कह रहे थे कि ट्रम्प आते ही उसको रिलीज कर देगा। साथ ही साथ में भी इससे रिलेटेड खबर ये है कि जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी थी जिसमें शहबाज गिल, सज्जाद बरकी, जुल्फी बुखारी थे, वो पीटीआई ने डिसबैंड कर दी। फ़खर दुरानी और एजाज सैयद तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सिर्फ शहबाज गिल को निकालने के लिए की है, बाद में रिफॉर्म हो जाएगी। बट क्लियरली विद इन द पीटीआई विद या इमरान खान से अगर इसको एसोसिएट करें, एक वो है कि हमने बड़े पैसे ज़ाया कर दिए, मिला-विला हमें कुछ भी नहीं, इवन दो एक कांग्रेस की रेज़ोल्यूशन वगैरह आया था। तो उज़ैर, आप इस डिसबैंडिंग ऑफ द कमिटी और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के इस वेल लेफ्ट को टू दिस सवाल कैसे देख रहे हैं? आई थिंक वेल लेफ्ट जो था वो क्लिप भी बड़ी ज़बरदस्त है इन द सेंस कि उन्होंने पहले तो हवाला दिया कि हम तुर्की के अंदर, और उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, हम कमेंट नहीं करते और किसी भी मुल्क के अंदरूनी अफेयर्स के अंदर हमारी पॉलिसी है कि हम कमेंट नहीं करेंगे। ये उनका पोजीशन था जो कि उन्होंने दोहराई इमरान खान के लिहाज से भी, और फिर कहा कि आपने अगर और पूछना है तो आप डायरेक्ट वाइट हाउस से पूछ लें, बिकॉज दिस वाज द स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स वूमन। मैं पहले से ये कह रहा हूँ कि अमेरिका में जो चीज़ें अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान से चाहिए वो काउंटर टेरर की साइड पर हैं, और उसकी ऑफ़र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाक फ़ौज दे सकती है। दैट्स व्हाट दे वांट टू फोकस ऑन। और एक फ़िलोसॉफ़िकल व्यू है इस एडमिनिस्ट्रेशन का कि ममालिक के अंदरूनी अफेयर्स के अंदर हम जो हैं वो इतना दखल नहीं करेंगे, उस वक्त करेंगे जैसे हमने यूक्रेन में देखा, जब सामने वाली पार्टी हमें वो ना दे जो हमें चाहिए। तो जब यूक्रेन ने ज़ेलेंस्की ने लड़ाई की
ओवल ऑफिस के अंदर लड़ाई नहीं, मुकालमा किया सिर्फ। तो उसके बाद एक हफ्ता खबर चली कि ज़ेलेंस्की को पावर से हटा दिया जाएगा, अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद ज़ेलेंस्की ने यू टर्न मारा और अब इस हफ्ते अच्छी कॉन्वर्जेशन भी हो गई ज़ेलेंस्की। तो आई थिंक दिस इज़ द लिमिट of American interest in domestic inner politics of any country, and Pakistan is just one of them. साथ ही साथ मैं 2 साल से बच्चों को भी बोल रहा हूँ कि जाकर इन पार्टीज़ के पीछे मत अपने आप को अपना फ्यूचर बर्बाद करो। 9th में भी जो बच्चे बाहर से, वो पीटीआई ने बोल दिया आईएसआई एजेंट है। तो जो सोशल मीडिया पे ये अकाउंट्स हैं, ये अगेन मैं अब हर एपिसोड में श्रोडिंगर का हवाला दे रहा होता हूँ, बट पीटीआई का एक बड़ा अजीब-सा लिमिनल सा रिलेशनशिप है कि इनको इस्तेमाल भी करना होता है, सारी कैंपेन्स भी इनसे चलानी होती हैं, फिर जब वक़्त आता है तो अपने आप को इनसे डिस्टेंस भी कर लेते हैं। इसी तरह एक कोई पीटीआई के अकाउंट है हैदर सैयद, उनको उठाया गया रिपोर्टेडली वही एंटी स्टेट कंटेंट, स्पेशली अभी जाफर एक्सप्रेस के बाद भी हमने कुछ देखा कि पीटीआई अकाउंट से कंटेंट जो आ रहा था, पीटीआई ने इनके वालिद साहब की वीडियो भी पोस्ट की, इस पे बहुत शोर भी मचाया। फिर व्हेन पुश कम्स टू शव तो शेख वकास ने बोल दिया कि इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जब फ़ायदा हो तो आप इनको यूज़ भी करें, यही हमने ज़िल्ले शाह के भी केस में देखा कि प्रोपेगेंडा के लिए उसको बहुत इस्तेमाल किया गया। बट फिर जब रिपोर्ट्स आई थी उसकी, तो वो पीटीआई के ही लीडर थे जिन्होंने बॉडी डंप की थी, यास्मीन राशिद को भी पता था। सो ये जो बच्चे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि यार प्लीज़ अपना फ्यूचर मत बर्बाद करो, जाकर सड़कों पे मत लड़ो, मरो, क्योंकि पार्टीज़ आपको डिस्टेंस कर देंगी। अगर लोगों को लगता है मैं सिर्फ पीटीआई की बात करता हूँ, तो पीपीपी का भी यही केस है कि अभी रेज़ोल्यूशन भी आया, उन्होंने बोला कि हम कैनाल्स के अगेंस्ट हैं अवाम को प्लेकेट करने के लिए, पर फिर एक नोटिफ़िकेशन आया जिसमें बदीन में पब्लिक लैंड जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया। किस अथॉरिटी के अंडर किया, कैसे किया, कोई नहीं सवाल पूछ सकता। तो ये सारी पार्टीज़ सेम है। एनीथिंग टू ऐड उज़ैर? No, I think we can keep ओके। going. फिर एक खबर जो हम पूरे रमज़ान देख रहे हैं, बट मैं पर्सनली अवॉइड कर रहा था क्योंकि एक वक़्त में मैं कितने फड्डे ले सकता हूँ। तो इसको इस तरह फ्रेज़ कर देते हैं कि मारा भी ना जाऊँ मैं। तो जब मुबारक सानी का जजमेंट आया था, लोगों ने बड़ा सेलिब्रेट किया क्योंकि उस वक़्त काज़ी फैज़ ईसा आपका पब्लिक एनिमी था, ब्लास्फेमी कैंपेन भी चलाई गई। तो बहुत अच्छा हो गया कि मुबारक सानी जजमेंट केस के बाद क्लैरिफ़िकेशन आ गई कि भई अहमदीज़ की एक्ज़िस्टेंस ही पाकिस्तान में गलत है, नहीं होनी चाहिए। तो बस टीएलपी वही कर रहा है जो आपने उनको बताया कि वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है टीएलपी कि पूरे रमज़ान उन्होंने मेक श्योर किया कि कोई अहमदी कहीं पे भी नमाज़ पढ़ रहा हो, रोज़े रख रहा हो, जो पाकिस्तान के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इल्लीगल है। तो ये हमारे जो गुड समैरिटन्स टीएलपी हैं, उन्होंने जा के मेक श्योर किया कि इनको जेलों में भी डाला जाए। कोई रोज़ा रखते हुए पकड़ा गया, कोई नमाज़ पढ़ते हुए पकड़ा गया। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है मेरी नज़र में, तो मैं यही बोल सकता हूँ पाकिस्तान में रहकर। इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ? ज़हर आप यूएस में हैं, शायद आप कुछ और बोल सकें। आई थिंक कंडेम ही कर सकते हैं, मतलब और क्या कहें इस बात पर कि जो एक मुल्क जो कि माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, हुँ, उसके अंदर माइनॉरिटीज़ का जो हाल है वो हमारे सामने है। और उससे ज़्यादा जो स्टेट ने सरेंडर इतना कर दिया है इन रेडिकल वॉइसेस के सामने कि उससे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन रेडिकल वॉइसेस के पास असला भी है, वायलेंस भी है, हुँ, कैपेसिटी भी है, और जब वो करते हैं ऐसी कार्रवाइयाँ तो स्टेट सरेंडर भी कर जाती है। हुँ, तो बस यही है कि हम बेसिकली जो है एक तरह से स्पेनिश इंक्विजिशन के ज़माने में रह रहे हैं 21वीं सदी के अंदर पाकिस्तान में, के रेडिकल बिलीवर्स हैं जो कि इंक्विजिशन चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो उन्हें समझ आता है वो करते हैं, और सरकार जो है वो ऐसा कोर्ट चला रही है स्पेनिश एम्पायर की तरह कि वो कह रही है कि भाई करते रहो, हम इस पे नहीं पड़ेंगे। कहने को पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट होना चाहिए, बट टीएलपी के टाइम पे पाकिस्तान एक पूकी स्टेट है। बहुत सा हमारा बिल्कुल पूकी अंदर का 100%। पूकी बाहर आ जाता है। अच्छा जी, हसन नवाज़ की तारीफ़ें हो गई, चलिए उन्होंने क्रिकेट में तो अच्छा खेला, लेकिन यूके में टैक्स नहीं दे रहे वो। यूके में टैक्स नहीं दे रहे, बैंक्रप्सी भी फाइल करती है, और ये एक पुराना केस है जो टैक्स का इशू है, तो उनका लिस्ट भी नाम आ चुका है। तो अगेन अब उसकी डिटेल्स मालूम करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी, बट दिस इज द क्वाइट अ बिग स्टोरी फ्रॉम द यूके एंड फॉर द नवाज फैमिली। या दार क्या कर रहे हैं शुगर प्राइसेस में?
वो उन्होंने जो है इस हफ्ते नोटिस लिया है कि चीनी बड़ी महंगी हो गई है। और आज मेरी आदिल मंसूर से पाकिस्तानोमी के लिए बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ये पूछा, तो आदिल कहते हैं कि बेसिकली जब दार ने ये बात की उसके बाद 10-15 रुपए और जो है मार्केट में चीनी की रेट बढ़ गई है। तो इसहाक डार साहब ने चीनी की मार्केट में भी वही किया जो वो डॉलर की मार्केट में कर रहे थे। जब वो कहते थे रेट ये होना चाहिए, तो अगले दिन रेट उससे 10%, 15% आगे चले जाता था। तो चीनी में भी यही हुआ। चीनी महंगी है पाकिस्तान में, वेरियस रीजंस हैं उसकी, लेकिन अगेन दिस रिमाइंडेड मी ऑफ द पॉइंट के बराबर से आप तिजारत कर लें तो आपके कंज्यूमर का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। पड़ोस में कोई 38 से 40 रुपए पर किलो होलसेल में मैंने मालूम किया दिल्ली में चीनी मिल रही है किलो के हिसाब से। 3.25 जो है वो कन्वर्जन रेट है। रिटेल में कोई 45 या 50 इंडियन रुपए के आसपास चीनी मिल रही है किलो की। तो आप रिटेल से भी अगर उठाएं तो पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ती है। अगर आपने कंज्यूमर रिलीफ देना है तो डायरेक्ट इंपोर्ट ही कर लें इंडिया से, लेकिन प्राइस फिक्सिंग ज़रूरी है, तो हमें प्राइस फिक्सिंग करनी है डार साहब को। अच्छा जी, अर्दोगान ने बोला है टर्की नीड्स टू बी अ हार्ड स्टेट। एर्दोगान ने जो है कहा है कि मैं अगेन एर्दोगान के बड़े फैंस हैं पाकिस्तान में अक्रॉस द पॉलिटिकल आइल। तो मेयर ऑफ इस्तांबुल जो है वो उनके बड़े राइवल उभर के सामने आ रहे हैं। और एर्दोगान को थ्रेट फेल हुई तो उन्होंने करप्शन चार्जेस पर जो है उन्हें उठा लिया। और उसके बाद प्रोटेस्ट भी हुआ। नेटो का एलाय है, नेटो मेंबर है तुर्की। तो जैसे मैंने कहा अमेरिका में भी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ये अंदरूनी इशू है तुर्की का, हम इस पर कुछ नहीं कहते। तो अगेन एर्दोगान को थ्रेट फील हो रहा था, उस पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं टर्की के अंदर। लेकिन ही इज़ एब्सोल्युटली पावरफुल राइट नाउ। एंड आई थिंक अगेन चाहे वो खान साहब हो, शरीफ खानदान हो, उन्हें एर्दोगान बड़ा पसंद है। तो एर्दोगान जब ऐसे काम करता है तो शायद वो उनसे भी कुछ सीखने की कोशिश करें कि इस तरह डील किया जाता है ऑपोजिशन से। शायद एर्दोगान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान से सीख रहे हैं कि ऑपोजिशन को किस तरह डिरेल किया जाता है। ट्रम्प शट्स डाउन वॉइस ऑफ अमेरिका। आई थिंक हम लोग वक्त हमारा खत्म ही होने वाला है, तो जरा हटके की इस पे बहुत अच्छी एक एपिसोड है जिसमें दे डेल्व डीप इनटू दिस। अगेन पॉसिबली इस फॉर्मेट में हम आपको हर खबर में डिटेल नहीं दे सकते, तो अगर इस खबर की डिटेल्स आपको चाहिए तो आप वो जाकर देख लें। बट डेफिनेटली एन ओन गोल बाय अमेरिका फॉर श्योर, आई एग्री एंड आई थिंक उज़ैर आल्सो एग्रीज विद दिस। हाँ, जी, 100%। या BYD ने क्या 5 मिनट चार्जिंग कर दी है? आई थिंक BYD का बड़ा एक इंटरेस्टिंग और एक इसका चार्ट भी है विजुअल स्क्रीन पे, शायद हम चला भी सकें। आई शेयर दैट स्टॉक मार्केट का कि किस तरह टेस्ला की प्राइस जो है वो जनवरी से डिक्लाइन करती जा रही है और BYD की इन्वर्सली ऊपर चलती जा रही है। BYD ने इस हफ्ते बड़ा एक तहलका मचा दिया। उन्होंने नई इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की जो अगले महीने या अगले 2 महीने में मार्केट में आ जाएगी, जो कि 5 मिनट के अंदर 80% चार्ज देती है कैपेसिटी का। Basically it is as fast as filling up your gas tank in a regular car। और ये मार्केट प्राइस भी इसकी कम होगी। तो अगेन चाइना इज इन फर्मली इन द लीड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इनोवेशन लॉन्च किया मार्केट में। औरंगजेब की कब्र पे क्या हो रहा है उज़ैर? तो इंडिया में जो है इस हफ्ते जो है प्रोटेस्ट हुए। एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसकी वजह से औरंगजेब की कब्र जो है वो चाहार जो विकी कौशल वाली है ना। आई थिंक सो या। तो उसके बाद से एक कॉन्वर्जेशन चल रही थी औरंगजेब की कब्र के ऊपर और उसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो महाराष्ट्र में जो है इसके ऊपर कॉन्वर्जेशन बढ़ती गई, प्रोटेस्ट हो गए, कर्फ्यू लग गया नागपुर के अंदर। इंडिया चैनल्स के ऊपर मैं एक NCP के पॉलिटिशियन, यंग पॉलिटिशियन था, उसकी बात सुन रहा था। तो वो कहता है कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं प्राइम टाइम टीवी पर औरंगजेब की कब्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग उस पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इश्यूज और बड़े बड़े बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम इस जो है ट्रक की बत्ती के पीछे बेसिकली टू यूज़ पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी लग गए हैं। तो इंडिया में भी यही जो है इशू एक बार फिर औरंगजेब और उसकी कब्र को हटाना चाहिए, उस पर बात हो रही है। तो मैं एक दोस्त से अपने मजाक कर रहा था, मैंने कहा कि फिर नागपुर में शायद सुना गया कि ट्रम्प टावर यहीं बनेगा, तो मंदिर यहीं बनेगा बाबरी मस्जिद के बाद। अब ट्रम्प टावर शायद वो वहाँ बनाना चाहें, लेकिन ये हाल है इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर। हाय, अच्छा, अपसर्ड बहुत पाकिस्तान खूबसूरत अपसर्ड मुल्क है, हमें हर हफ्ते बहुत अपसर्ड न्यूज़ मिलती है। शाउट आउट टू ईमान मज़ारी के, अली वज़ीर का केस हो, अहमद दुरानी का केस हो, जो ब्लास्फेमी
ग्रुप चल रहा है उसके खिलाफ केस हो, ईमान मजारी इज एट द फोरफ्रंट। ईमान मजारी के खिलाफ एफआईआर हो गई है। इससे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अली वजीर के खिलाफ एफआईआर हो गई है कि वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हो रहे। मजे की बात यह है कि अली वजीर जेल में, तो आप ही ने उनको जेल में डाले, फिर आप बोले कोर्ट नहीं आ रहे। तो कोर्ट नहीं आ रहा, एक और केस करेंगे। माशाल्लाह, आई थिंक इससे ये दिस सम्स अप पाकिस्तानी स्टेट और उसकी जो टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज हैं बंदे को जेल में रखने के लिए। अगेन अली वजीर को जेल में रखना कितना अच्छा है पाकिस्तान के लिए, वो सिर्फ पाकिस्तान की सरकार ही बता सकती है। दूसरी एब्सर्ड स्टोरी मेरे लिए जो थी वो ये कि उमर अकमल ने कहा है कि उन्होंने बाबर आजम को स्पिन खेलने की थोड़ी एडवाइस दी है। अब वो कब दी है ये नहीं मालूम, लेकिन अगर बाबर आजम उमर अकमल से ट्रेनिंग ले रहा है तो फिर समझ आ रही है बात के फॉर्म डिप क्यों हुआ है कि आप उमर अकमल से एडवाइस ले रहे हैं। मेरे लिए बड़ी अब्सर्ड बात है कि जिस मुल्क में इतने ग्रेट प्लेयर्स हों, यूनुस खान जैसे प्लेयर्स ऑफ स्पिन मौजूद हों आपके लिए, तो आप एडवाइस जाके उमर अकमल से ले रहे हैं, तो खुदा ही हाफिज है आपका। फिर क्यों यार, बचपन में ली होगी। अब उमर अकमल एक जोक बन गए, पंच लाइन बन गए। व्हेन उमर अकमल इमर्ज्ड ही वाज फिनोमिनली टैलेंटेड। अगर आप उमर अकमल की पुरानी इनिंग्स देखें, टी20 में इनिंग्स देखें, वो कई सालों में तक पाकिस्तान में हमने टी20s में नहीं देखी वैसी इनिंग्स टिल टुडे जिस तरह लोगों ने खेला है। तो उमर अकमल स्पिन को, स्पेशली वो शॉट जो वो बता रहे हैं, बहुत अच्छा खेलते थे। तो बाबर आजम प्रॉब्ली डिड इट अर्ली इन हिज करियर। उमर अकमल ने फ्रेज इस तरह किया कि कंफ्यूजन रहे कि कब पूछा है, तो अभी नहीं पूछा, शुरू शुरू में पूछा होगा। मुझे ये इतना अपसर्ड बिल्कुल नहीं लगता। ये क्लिप हम चला देंगे रील्स पर। दिस क्लिप वाज ब्रॉट टू यू बाय साया कॉर्प। और उसके बाद अच्छा, हम वो उमर अकमल भी साया कौर पे। फैमिली है उसकी, एक ही वो है। अच्छा यार। लेकिन अगेन माय व्यू ऑन दिस शहजाद इज के एक मुल्क में जहाँ यूनुस खान जैसे ग्रेट्स मौजूद हों, आप उमर अकमल से एडवाइस ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई बात। यार वो देखो, वो कह रहा है कि जब आप इस शॉट में, जो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है इंडिया के अगेंस्ट, कि जब वो पुल कर रहा था, वो आउट हो रहा था, तो वो उमर अकमल ने बोला कि ऊपर खेलो ताकि ऊपर जाए। वो शॉट उमर अकमल जेन्युइनली बहुत अच्छा खेलता है, जो शॉट की वो बात कर रहा था। अगेन वी डोंट वांट के ये, मे बी वी शुड स्टार्ट दिस वीक इन क्रिकेट एज वेल ऑन दिस चैनल। सेपरेट। व्हाट्स ट्रेंडिंग, ग्रॉक पटवारी निकला। कई पीटीआई के लोगों ने जब उससे पूछा बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, बेस्ट इकोनॉमी कौन थी, तो ग्रॉक ने नवाज शरीफ का जिक्र किया, जिस पे पटवारियों ने जश्न मनाया और पीटीआई अच्छा, वाले ये बात रोए। मुझे समझ नहीं आई वैसे, क्योंकि ग्रॉक का जो ट्रेनिंग डेटा है वो ट्विटर है प्राइमरीली। अदर इंटरनेट डेटा भी है, बट ट्विटर पे काफी ट्रेनिंग हुई है। और अगर पीटीआई की सोशल मीडिया गेम इतनी स्ट्रांग है, तो ग्रॉक पटवारी कैसे बन गया? मुझे ये बात समझ नहीं आ फैक्ट्स रही कि भाई, उसका फैक्ट्स। ट्रेनिंग डेटा ग्रॉक, कहाँ से आया है। खैर आप बताएं ग्रॉक ने क्या बोला, बेस्ट पॉडकास्ट कौन सी है पाकिस्तान में? पाकिस्तान एक्सपीरियंस। तो बस फिर भाई, आप एआई को नहीं झूठ बोल सकते। एआई सच्चा, एआई बिल्कुल सच्चा है। हक हक और सच की खुली किताब ग्रॉक एआई। हक नवाज। अच्छा, और इंटरेस्टिंगली दानिश तैमूर का अंदर का मुफ्ती तारिक मसूद बाहर आ गया। उसने बोला कि भाई फिलहाल मैंने आयजा से शादी की हुई है, वरना अल्लाह की ने मुझे इजाजत हक दी है है। वो मेरे वहाँ 4 वो की। तो दानिश तैमूर से सवाल यही है कि जिस फिल्मों में आप हीरोइनों को चुम्मियां दे रहे होते हैं, उनकी कमर के बाल सूंघ रहे होते हैं, तो ये आपको कब इजाजत मिली, किससे मिली? तो पाकिस्तानी मर्द जो है ना, उनका इस्लाम जागता और सोता 4 शादियों पर है, ना उसके बाद और ना उससे पहले उनको कुछ याद आता है वो कहते रिगार्डिंग हैं कि ये इस्लाम। मेरा प्यार है कि मैं 4 नहीं कर रहा, क्योंकि मैं हाँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ। तो ये हम आगे लोग कमेंट करके बता दें, ये बहुत ट्रेंडिंग स्टोरी थी कि एब्सर्ड। मेरा व्यू था ये थोड़ा एब्सर्ड है कि उन्होंने इस तरह बात की है, लेकिन ट्रेंडिंग भी है, लोग बात कर रहे हैं। बट लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वन। इसमें बहुत अच्छी एक मीम थी कि आयजा खान पर किसी ने लिखा हुआ था कि व्हेन यू ड्रेस सो वेल दैट ही वांट्स 3 मोर ऑफ यू। वो मायरा खान तक ने लाइक कर दी थी। मेरी इस हफ्ते की रिकमेंडेशन है, मोहम्मद हनीफ ने बहुत अच्छा एक व्लॉग बनाया ऑन द बलूचिस्तान इशू, जिसमें उन्होंने याद कराया है कि मुशर्रफ ने एक स्पीच दी थी बुख्ती के टाइम में कि यू वोंट नो व्हाट हिट यू। तो उन्होंने फिर जाफर एक्सप्रेस में यही बोला कि हमें खुद नहीं समझ में आई व्हाट हिट अस। तो ये एक बहुत अच्छा दरिया को कूजे में बंद किया है मोहम्मद हनीफ साहब ने, उज माय फेवरेट राइटर। या ही इज गॉट अ ग्रेट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। फिनोमिनल। उनका जो बीबीसी में पंजाबी पे व्लॉग्स आते हैं,
just unbelievably good. All of them. This one was spectacular as well. Yeah. My shout out is Dawn में रिपोर्ट है वायर फार्मर्स अप इन चोलिस्तान. बहुत ही डिटेल रिपोर्ट. अगर कोई डीप डाइव करना चाहता है, we've talked about this on this show, you've talked about it on your podcast as well, but I think in a written format it was a very good story, so shout out to Dawn for publishing that detailed perspective. बस So फिर that's बहुत my पॉलिटिक्स हो recommendation. गया तो मैं शाउट आउट देना चाहूंगा कि बड़े टाइम से टीवी पे कोई अच्छी चीज नहीं आ रही थी. तो द व्हाइट लोटस एंड डेयरडेविल बॉर्न अगेन, टू ग्रेट शोज व्हिच आर ऑन टीवी राइट नाउ. व्हाइट लोटस की जो लेटेस्ट एपिसोड थी उसमें थोड़ा लैनिस्टर पन था तो लोगों को शायद मजा ना आए, लेकिन या मॉरल इख्तिलाफ हो, रमजान में मत देखिएगा. बट it was shot beautifully. The entire episode was like a fever dream. Both shows are going great. उज़ैर आप देख रहे हैं इनमें से कुछ? I'm yet to start with the new season of White Lotus. Daredevil Born Again मैंने last week देखा. It's fantastic. Highly recommend. And yeah, I'm glad that it's back on TV because Netflix पे जब वो आया था, it was a very good series, and now it's on Disney. But it's very very good this season. And it's three of my favorite actors. वो Daredevil, Punisher, Vincent Frisk, सब जो वो जो actors हैं, just unbelievable actors. अगर किसी ने द बेयर की फिशेस वाली एपिसोड दी हो उसमें फिर आपको जॉन का जो असल टैलेंट है वो नजर आता है. जस्ट अनबिलीवेबल. आई थिंक वन एन एमी फॉर दैट एपिसोड. हमने सोचा था कि हर हफ्ते हम ऑडियंस क्वेश्चन लेंगे जो हमने कभी किया नहीं, बट आज एक अच्छा सवाल आया था तो मैंने सोचा इस पे खत्म कर दें. Why Pakistani diaspora is not as strong as Indian diaspora in Washington and in general in America? What are our shortcomings? Why does foreign Pakistanis generally fail to take strong positions in politics, in technocratic positions in Western power corridors? I think इसकी दो तीन वजूहात हैं. एक तो ये है कि अगेन आप अगर सेंसस डेटा देखें तो Indians make a lot more money in America than Pakistanis. I think in immigrant communities, Indians are at the top. Pakistan is number 4 or 5 if I remember correctly. तो एक तो ये है. दूसरा, size of the diaspora matters as well. Indians are much bigger population, so that adds up very quickly, especially with money as well. तीसरा ये कि जो एक बड़ा चंक था इंडिया से जो कि अमेरिका आया 20 साल पहले, 25-30 साल पहले, वो इंजीनियर्स का था, टेक्नोलॉजी के लोगों का था, कंप्यूटर साइंटिस्ट का था. तो वो आपको अब नज़र आता है कॉर्पोरेट अमेरिका में उनका राइज. पाकिस्तान का जो मेन ड्रॉ रहा है अमेरिका में ओवर टाइम, इन पर्टिकुलर दैट्स बिन डॉक्टर्स. तो आपको ये तजाद नहीं, ये कंपैरिजन नज़र आता है डायस्पोरा की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी कि आपके जो पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशंस हैं डायस्पोरा की, दे आर प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ लेड बाय डॉक्टर्स, और अमेरिका में इट्स मच मोर डाइवर्स. सो आई थिंक दैट्स अनदर वन. एंड फाइनली आई थिंक कि ओवर टाइम मैच्योरिटी में थोड़ा सा डिले है पाकिस्तानी डायस्पोरा का इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स. अब वो चेंज हो रहा है, आपको नज़र आते हैं यंगर पाकिस्तानीज इन कल्चर, इन मीडिया, इन जर्नलिज्म एट्सेट्रा. अब तो ये चेंज हो रही है, इसमें टाइम लगेगा. जो मेन पॉलिटिकल शॉर्टकमिंग पिछले 15 साल के अंदर या 20 साल के अंदर हुई है वो ये है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा बाय एंड लार्ज जो पब्लिक पॉलिटिकल फेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक तरह से हैव रिवॉल्व्ड अराउंड एंड बिकम सेंटर्ड अराउंड द पीटीआई. और अगेन क्योंकि इंडिया का डायस्पोरा जो है वो इंडिया की बात करता है, ऑब्वियसली उसमें नरेंद्र मोदी इज़ वेरी पॉपुलर इन द डायस्पोरा, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट चाहे वो सदर्न इंडियंस हों या दूसरे एरियाज के एथनिक बैकग्राउंड्स के इंडियंस हो, बाय एंड लार्ज दे मूव अराउंड एंड कोलेस अराउंड द ब्रॉडर इंडिया centric position and policy and politics and etc. और bilateral ties. और 10-15 साल में पाकिस्तानी डायस्पोरा पोलराइज हो गया है, not on political lines in Pakistan, not on issues that are important to the diaspora. So I think that's a big handicap moving forward and how to get around it. Also, I guess your diaspora is only as strong as your country is. So where India That's is, also where true. Pakistan is. फिर मेरे एक्सपीरियंस में आई ऑल्सो थिंक पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हिस्टोरिकली एटलीस्ट बहुत इंसुलेटेड रही हैं. वो अपनी कम्युनिटीज़ में ही रहती हैं, अपनी कम्युनिटीज़ में ही इंटरैक्ट करती हैं. वो इतना उन्होंने सोचा नहीं कि अच्छा यार हमें एक्सपैंड करना चाहिए. अगर आप हसन मिनाज का होम कमिंग किंग देखें तो वो जो एक इकोनॉमिक एंग्जाइटी थी उस जनरेशन की, तो पाकिस्तानी जिस तरह आपने बोला अगर इकोनॉमिकली नीचे हैं तो उनको इतनी टेंशन थी कि भाई हमारे पैसे वैसे आ जाए, हम यहाँ जिंदा रह लें, हम यहाँ गुजर बसर अपना कर लें.
कि पॉलिटिक्स में आए, पोजीशंस लें, प्रोटेस्ट करें, कल्चरल मूवमेंट चलाएं, इतना तो वो बेचारी जनरेशन सोच ही नहीं सकी. ऑल दे वर थिंकिंग अबाउट वाज कि लेट्स पुट फूड ऑन द टेबल एंड एजुकेट द नेक्स्ट जनरेशन. तो अब जब नेक्स्ट जनरेशन आई है, उनके पास मौका है. बिल्कुल, और वो आपको नजर आ रहा है, आपको लोकल रेसेस में पाकिस्तानी अमेरिकन रन करते हुए नजर आते हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस लीड करते हैं, दे जॉइन द गवर्नमेंट एजेंसीज एज वेल. तो या इट्स चेंजिंग बट इट्स कैचिंग अप नाउ. Anything to keep a lookout on for next week? I think nothing super major. I think जो मेन इशू एटलीस्ट अमेरिका में है फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव वो ये है कि एक तरह से कोर्ट्स वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैटल है वो शार्पन हो गया है. इस हफ्ते उन्होंने कहा कि इंडाइटमेंट होनी चाहिए एक जज की जो कि इनके खिलाफ जजमेंट्स दे रहा है. चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स ने उस पर एक बड़ी रेयर स्टेटमेंट भी इशू की कि इंडाइटमेंट 2 सदियों से अमेरिका में इस तरह नहीं की जाती. एक अपील्स प्रोसेस है और वो अपील्स प्रोसेस एग्जिस्ट इसलिए करता है कि अगर आपको लगा है कि डिसीजन गलत है तो आप अपील करें. तो ये एक बैटल बढ़ता हुआ है, पिछले टर्म में भी हुआ था, इस टर्म में और ज़्यादा होगा. और आयरनी इसके अंदर ये है कि जिस जज को वो टारगेट कर रहे हैं वो बाय पार्टिजन अपॉइंटी थे. दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ने उनके लिए वोट किया था. बट द राइट विंग नाउ इज स्पिनिंग हिम एज अ रेडिकल लेफ्ट lunatic essentially, quote unquote. So that is going to be an important battle moving forward, at least in the US. Thank you, Zaid. Dare I say it? Good episode today. We will see you next week. See you next week, everybody. Take care. Bye.